हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग बीएड और डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी में जो है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से अवगत होंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और बेल आइकन बिल्कुल दबा दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से हमारा जो है क्या है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो नहीं मिलती है उन्हें देखना है। तो बांग्लादेश से मिजोरम मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मेघालय मिलता है, तो मणिपुर नहीं मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चे देखेंगे। कह रहा है कि हरि के बैराज जिसे कि इंदिरा गांधी नहर का जल स्रोत भी कहते हैं, तो निम्न में से किन नदियों के प्रमुख संगम पर है। तो हरि के बैराज जो है इसका प्रमुख संगम कौन है। तो हरि के बैराज जो है ये व्यास और सतलुज दो नदियों के प्रमुख संगम से क्या है, हरि के बैराज क्या है, बना हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो हम आंसर देंगे चिनाव नदी पर, ठीक है। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चिनाव नदी पर क्या है, स्थित है, ठीक है। इनके बारे में जो है ये दुलहस्ती पावर जो है ये डोडो जो है एक क्या है, जिला का नाम है, ठीक है। तो डोडो जिले में पड़ता है दुलहस्ती पावर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चिनाव नदी पर ये दुलहस्ती पावर स्टेशन क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। कौन सा मसाला जो है भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो हम राइट आंसर देंगे काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च को हम क्या बोलेंगे, जिसको कि गोल मरीच भी बोलते हैं। तो काली मिर्च को काला सोना भारत में कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन है। तो बोलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये सोयाबीन उपजाने के क्षेत्र में क्या है, ये सबसे आगे है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या देंगे, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, ठीक है। तो पुरानी तेल शोधन इकाई जो है वो है डिगबोई, ठीक है। वो कौन होगा, डिगबोई होगा, ठीक है। डिगबोई का तेल शोधन कारखाना के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बंगाल के रानीगंज जगह का नाम है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तेल शोधन क्या है, इकाई है डिगबोई, जो कि सबसे पुरानी है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो बोलेंगे झारखंड। झारखंड जो है ये कोयले का सबसे अधिक क्या है, उत्पादन करता है, ठीक है। उत्पादन के मामले में, कोयले उत्पादन के मामले में झारखंड क्या है, नंबर 1 पर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो बोलेंगे लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क के मामले में बेलाडीला खान जो है ये बहुत ही क्या है, यानी कि फेमस है, यानी कि ये बेलाडीला खान जो है ये यहाँ पर लौह अयस्क खनिज से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। ठीक है, तो राजा सांसी हवाई अड्डा जो है ये है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में राजा सांसी हवाई अड्डा क्या है भाई, मौजूद है। ठीक है, यानी कि इनका जो आरंभ हुआ था, यानी याद रखेंगे 1911 में हुआ था। ठीक है, 1911 में राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, ये आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, पहला है अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तीसरा है ग्रीनलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हम बच्चे किसमें लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में सही लगाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, एक द्वीपीय महाद्वीप के अंतर्गत माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ठीक है, तो CAG यानी कि कैग की बात हो रही है। तो यानी कि जो जिसको मतलब कि आप कहते हैं क्या कि भारत में जो ये CAG यानी कि कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, पहला है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद लोक वित्त संरक्षक के रूप में ये काम करेंगे। लोक वित्त संरक्षक के रूप में भारत के CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य क्या करेंगे। ठीक है, तो आप सभी ये समझ गए होंगे। तो राइट आंसर होना चाहिए बी। फिर है सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, नहीं। उपयुक्त सभी के संरक्षण के रूप में, नहीं, ये भी नहीं देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा कैसे की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमेशा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल, और ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श यानी इजाजत लेने के बाद उसकी नियुक्ति करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर या लोकसभा के सलाहकार पर या राज्यसभा के अनुमोदित किए जाने पर ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। ठीक है, कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, तो यहाँ हम बोलेंगे स्थानीय निकाय का। ठीक है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं यानी कि ग्राम स्तर पर, ठीक है, या नगर प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, तो इनका चुनाव जो है यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता, जबकि लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, ये सब के चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बच्चे, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे। ठीक है, तो उसके प्रमुख कौन थे, तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख बलवंत राय मेहता जी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था। सामुदायिक कार्य विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो बोलेंगे 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। ठीक है,
2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। जजिया जो था वो एक क्या होता था, टैक्स होता था। ठीक है, तो ये मतलब कि कहिए कि 14वीं शताब्दी 1420 ईस्वी में क्या हुआ था, ये किसके द्वारा मतलब कि इस कर को मतलब कि समाप्त किया गया था, तो बोलेंगे हम जैन उल आबिदीन के द्वारा। ठीक है, जैन उल आबिदीन के द्वारा जो है जजिया टैक्स को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो बोलेंगे 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो बोलेंगे राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को जो है पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कहाँ हुआ था। पहला है मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, नागपुर में और चौथा है दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ हम जो राइट आंसर की ओर जो जाएंगे तो हम करेंगे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चा, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, ये आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो एकदम आप जानते होंगे, बचपन से ही पढ़े हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम गीत के कौन है, रचयिता हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वो दो साथी कौन थे। ठीक है, तो भगत सिंह को जो है यानी कि फांसी पे लटका दिया गया था, तो उनके दो साथी का नाम था राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु और सुखदेव नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी जब 6 जुलाई 1944 ईस्वी की ये बात है, तो इनमें जब आजाद हिंद रेडियो प्रसारण की जब बात हुई थी सिंगापुर में, तो वहाँ गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, यानी कि हे राष्ट्रपिता के नाम से क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक है, तो इसलिए इस मतलब कि और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र जी को क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है ये एक घिनौनी है। ठीक है, तो
हम बोलेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं वो क्या है, घिनौनी है, क्योंकि यह जो नीतियां हैं ये सामाजिक क्रांति का एक क्या बनेगी, कारण बनेगी। ठीक है, और सामाजिक क्रांति का जब एक कारण बनेगी तो इससे क्या होगा कि कई क्रांतियां क्या होगी और भी उत्पन्न होगी और कई क्रांतियों को क्या मिलेगा, एक आगाज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कथन किसका था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यानी कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने निकास का सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। क्या है, बंदरपूछ जो है ये यमुना नदी का क्या है, उद्गम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भार के अनुसार पानी यानी कि HO में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो बोलेंगे 88.89%। ठीक है, तो यहाँ 88.9% यानी कि हम जानते हैं कि वाटर को हम H2O से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये H2O यानी कि कहिए कि H और O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ आप क्या दे दीजिए, रेशियो का सिंबल दे दीजिए, जिसको कि हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 16। 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ अगर इसको करते हैं तो 1 अनुपात क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, इसका अगर हाफ करते हैं तो। ठीक है, तो यानी कि जल में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत अंश की अगर बात की जाए तो क्या हो जाता है, यानी कि अगर लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेते हैं तो 1/9 लेते हैं। 1 क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। आई बात समझ में। तो इसलिए अब इसको अगर आप ये करते हैं तो हाँ, अगर इसको आप अगर ये करते हैं तो इसका आंसर जो होना चाहिए तो 9 खाया एक बार में चलिए ठीक, चलिए यहाँ आपका एकदम निकल जाता है, यानी कि डी होगा, सी नहीं होगा भाई, थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ आपको बता दिए। ठीक है, यानी 1 होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, जब आप इसको बैलेंस करिएगा तो 1 अनुपात 8 यानी कि 1/9 हम लेते हैं, इसको भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसको कि हम आरबीसी कहते हैं, तो आरबीसी मुख्यतया बनती है किसमें, तो बोन मेरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो बोलेंगे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, कंपाइलर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, कहाँ से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, भाई उपयुक्त सभी से प्राप्त करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है, कहता है कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। ठीक है, पहला है कोड्स, दूसरा है इंस्ट्रक्शंस, तीसरा है सॉफ्टवेयर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखित प्रोग्राम की बात हो रही है। लिखित प्रोग्राम
जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वाडा का संबंध है। वाडा का संबंध किससे है? तो वाडा का संबंध है डॉप टेस्टिंग से। ठीक है, डॉप टेस्टिंग से क्या है? वाडा का संबंध है। तो आपके मन में होगा कि वाडा होता क्या है? ठीक है, ये वाडा। ठीक है, तो वाडा यानी कि W से हो जाता है वर्ल्ड। W से क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, और A से हो जाएगा एंटी। क्या हो जाएगा? A से एंटी। D से हो जाएगा क्या? ड्रॉपिंग। D से क्या हो जाएगा? ड्रॉपिंग। ठीक है, ड्रॉपिंग। और A से हो जाएगा बच्चा एजेंसी। ठीक है, A से क्या हो जाएगा? एजेंसी। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वाडा बोलते हैं। तो वाडा का संबंध किससे होगा? डॉप टेस्टिंग से होगा। तो यहाँ डॉपिंग है ना, तो डॉप टेस्टिंग से इनका क्या है? को रिलेशन होगा। किसका? वाडा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जिसको कि BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। वो किसका है? तो बोलेंगे जलीय वातावरण में। ठीक है, जलीय वातावरण में प्रदूषण का क्या है? सूचकांक है। मृदा में नहीं होगा, वायु में नहीं होगा, उपयुक्त सभी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? किस गैस का है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरा है नाइट्रोजन का और चौथा है हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो है 71%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चा? नाइट्रोजन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा कौन जुड़े हैं? तो बोलेंगे हम आंध्र प्रदेश जुड़ा है। ठीक है, कौन जुड़ा है? तो आंध्र प्रदेश जुड़ा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ठीक है, तो किसने मतलब कि ऐसा कहा था भाई? ठीक है, आप सभी जो है कमेंट कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताए थे। ठीक है, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, लॉर्ड रीडिंग भी नहीं, मोतीलाल नेहरू भी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, तो पहला है स्वामी श्रद्धानंद और मजरूल हक के विरोध में, दूसरा मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना के गिरफ्तारी के विरोध में, फिर है महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद के गिरफ्तारी और विरोध में, और चौथा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी और विरोध में। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जो था जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? लोग काफी संख्या में एकत्रित हुए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन देखेंगे।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा, भाई ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा देने की नीति का समर्थन किसने किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर करण सिंह ने, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने। ठीक है, तो नाम हम देंगे एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक ऐसे शख्स थे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा देने की नीति का समर्थन करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है। द ऑडेसिटी होप के लेखक कौन है ये हम देखेंगे। तो इसके जो लेखक है स्टूडेंट, तो इसको बार बार जो है क्या किया जा रहा है, यानी कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हम देंगे बराक ओबामा का नाम। किसका नाम देंगे? बराक ओबामा का नाम देंगे। ठीक है, बराक ओबामा के द्वारा द ऑडेसिटी ऑफ होप क्या किया गया था, रचित किया गया था, यानी कि बराक ओबामा इसके कौन है, रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महिला 2020 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश ने जीता था। तो नाम देंगे इंग्लैंड है। ठीक है, महिला 2020 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो है इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक स्टूडेंट आज हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के बारे में क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर आप जो है बार बार रिपीट करके देखिए जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक मिलते हैं, आप सभी से विदा, यानी कि बाय बाय।